हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट का अपन ने पढ़ लिया था वीड कंट्रोल्स तक। ठीक है, अब स्टार्ट करना है डिजीजेस ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, डिजीज़ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स क्या होती हैं? जो क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर जो डिजीज़ लग जाती है, मतलब कि अगर उनका सीड अगर ख़राब है या स्टेम या रूट्स या कुछ भी चीज़ अगर ख़राब है तो वो हो जाती है डिजीज़। ठीक है, तो जो डिजीज़ है, जो डिजीज़्ड प्लांट होते हैं, इसकी वजह से जो वैरायटी है क्रॉप यील्ड की वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि प्लांट्स को कोई भी डिजीज़ ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिज़ीज़ है, जैसे ही डिज़ीज़ होती किससे? डिज़ीज़ होती है पैथोजन से। पैथोजन्स क्या होते हैं? पैथोजन्स आर डिज़ीज़ कॉजिंग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कुछ भी हो सकता है। जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं पैथोजन। ये पैथोजन्स जब इनको बिल्कुल फेवरेबल एनवायरनमेंट और फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तब जाकर ये अपना ग्रोथ और अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है, दे शोज़ सम डिजीज़ इन क्रॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम अभी कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे डिजीज़ होती हैं सीड बोर्न डिजीज़। सीड बोर्न डिजीज़, सीड बोर्न मतलब जो सीड्स के थ्रू आई हैं, सीड से पैदा हुई हैं, वो वाली डिजीज़ आती हैं सीड बोर्न डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये किस वजह से आई हैं? ये आई हैं सीड की वजह से, मतलब कि पहले ही सीड जो था वो इन्फेक्टेड था, इसकी वजह से यहाँ पर डिजीज़ आई हैं, तो दैट कम्स अंडर द सीड बोर्न डिजीज़। ठीक है, तो ये है स्प्रेड इसके यहाँ पर एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लीफ स्पॉट ऑफ राइस। दूसरा है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये होता है ये कुछ दो यहाँ पर डिजीज़ के मैंने नाम लिखे हैं जो कि होते हैं सीड्स के थ्रू, यानी कि सीड ही ख़राब था। तो सीड ख़राब होगा तो क्रॉप्स के अंदर वो इस तरीके की कुछ डिजीज़ शो करेंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, जो क्रॉप्स की यील्ड है वो कम हो जाएंगी। दूसरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सॉइल सॉइल बोर्न डिजीज़ वो होती हैं जो कि सॉइल के थ्रू, यानी कि सॉइल ही ख़राब थी, कंटामिनेटेड थी, उसके वजह से यहाँ पर कोई डिज़ीज़ शो हुई है। तो ये आती हैं स्प्रेड थ्रू द सॉइल, स्प्रेड थ्रू द सॉइल, सॉइल के थ्रू जाती हैं और मोस्टली प्लांट की स्टेम और प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर स्मट ऑफ बाजरा,
एंड टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि सॉइल की वजह से होती है। ये सारी डिजीज़ पे क्वेश्चंस आता है, अगर आपको डायरेक्टली डिजीज़ का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि ये डिज़ीज़ किससे होती है, तो ये आपको लर्न करना है बाय हार्ट। ठीक है, तो सीड बॉर्न डिजीज़ की हमने बात कर ली है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ की हमने बात कर ली है, तीसरा यहाँ पर होता है एयर बॉर्न डिजीज़। जो एयर के थ्रू होती हैं वो होती हैं एयरबोर्न डिजीज़। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एयर कंटामिनेटेड थी। सपोज़ कोई ऐसा प्लांट है जिसके थ्रू जिसके ऊपर पैथोजेंस हैं और वो पैथोजेंस एयर के साथ बहकर उड़कर पूरे दूसरे हेल्दी प्लांट्स के ऊपर आ गए हैं, तो वहाँ पर भी वो डिज़ीज़ हो सकती है। तो दैट काइंड ऑफ डिज़ीज़ कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज़ एयरबोर्न डिजीज़। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं रस्ट ऑफ व्हीट, एंड स्मट ऑफ ब्लास्ट ऑफ राइस। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ डिजीज़ हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाटर बोर्न डिजीज़, जो कि वाटर के थ्रू फैलती है। ठीक है, पैथोजेंस ऑफ दीज क्रॉप्स आर ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, एंड ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के डिजीज़ हैं। अगर ये डिज़ीज़ अगर प्लांट्स में लग जाती हैं तो प्लांट्स की जो क्रॉप्स की यील्ड होती है, यील्ड मतलब कि उतने क्वांटिटी में क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे, तो वो जो यील्ड होती है प्लांट्स की वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है कह सकते हैं। तो ये इन डिज़ीज़ से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर सीड बोर्न डिजीज़ और सॉइल बोर्न डिजीज़ है, तो सीड बोर्न डिजीज़ को क्या करो कि पहले ही जब ही सोइंग होता है, जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स हमने पढ़ा था वो उसमें भी ये चीज़ आएगी कि वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पहले ही कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने हैं, और फिर उसके बाद सॉइल को अच्छी तरीके से सॉइल को पहले ही हमें पेस्टिसाइड्स या उससे ट्रीट करना है। एयरबोर्न डिजीज़ के अंदर क्या होगा, एयरबोर्न डिजीज़ और वाटरबोर्न डिजीज़ के अंदर आपको जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑलरेडी जो प्लांट्स जो कि इन्फेक्टेड हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि उनके जो स्पोर्स हैं वो जाकर दूसरे क्रॉप्स पर ना जाएं और दूसरा हेल्दी प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, तो ये हैं कुछ डिजीज़ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स जो कि होती हैं पैथोजेंस के थ्रू। पैथोजेंस आर द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सीड बोर्न, सॉइल बोर्न, एयर बोर्न एंड वाटर बोर्न की कुछ डिजीज़ होती हैं। इनसे प्रोटेक्ट करना प्लांट को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स।
स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरेज की क्या ज़रूरत आ रही है। एक सपोज़ जो वीट है अगर वो 6 मंथ ग्रो कर रहा है तो बाकी के 6 मंथ हमें बाकी के 6 मंथ भी वीट चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, मतलब जो उनके सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न में भी हमें वो चीज़ मिल रही है। तो वो मिलती कैसे है, जैसे ही ग्रेन प्रोड्यूस्ड होता है उनको स्टोर कर दिया जाता है ग्रेनरीज के अंदर या उनके हाउस में, जो प्रॉपर उसका मेंटेन करके उसको स्टोर किया जाता है, ताकि हमें जो ऑफ सीज़न टाइम पर भी वो ग्रेन, वो क्रॉप मिलता रहे। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स जो होता है वो किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है सेफ स्टोरेज में। ठीक है, अब ये स्टोरेज कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि सपोज़ किसान ने अपने पास ही स्टोर कर लिया, या उसने एक मिडिल मैन को दिया तो उसने अपने पास स्टोर कर लिया, या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास गया तो वहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो एक तो इसका जो लेवल्स है इसके, ये 3 तरीके के। सबसे पहला है इसका प्रोड्यूसर लेवल या फिर फार्मर लेवल। प्रोड्यूसर कौन है इसका, फार्मर, तो इसको कह सकते हैं रूरल स्टोरेज। ठीक है, इन जगहों पे इसका स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर या तो किसान ने ही वो ग्रेन उगाया है, कट किया, हार्वेस्ट किया, थ्रेश किया, सब करने के बाद उसने खुद के पास ही उनको स्टोर कर लिया है। दूसरा यहाँ पर होता है ट्रेडर्स लेवल। ट्रेडर्स लेवल, अब इस ट्रेडर्स लेवल पे क्या होता है, इन फूड ग्रेन्स को क्या किया जाता है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, गनी बैग्स में, गनी बैग्स क्या होते हैं, जो बोरी वगैरह जो आती हैं उनके अंदर इनको स्टोर करके ट्रेडर क्या करते हैं, ग्रेन स्टोर हाउस में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर्स लेवल में क्या होता है, डन बाय कीपिंग द फूड ग्रेन्स इन अ गनी बैग्स। ठीक है, उसके बाद एक जो लास्ट लेवल है इसका स्टोरेज का, वो है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पर ना ही कोई पेस्ट वगैरह आए या रोडेंट्स वगैरह, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए इनको अच्छे से एक जूट बैग में पैक किया जाता है और फिर उनको स्टोर किया जाता है प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के थ्रू। ठीक है, स्टोरेज, ड्यूरिंग स्टोरेज जो होता है उसके बाद यहाँ पर अगर स्टोरेज के टाइम पर भी हमें डैमेज वहाँ पर होता है, ठीक है, तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो उससे फूड ग्रेन्स को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हो गया है स्टोरेज। अब ये स्टोरेज लेवल पे जब इनको ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो स्टोर करने के बाद क्या किया जाता है, इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इनको स्टोर करके अगर छोड़ दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रोडेंट्स आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे, पूरा ग्रेन्स को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको स्टोर करके रखने का। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि इन ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय करने में डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ फूड ग्रेन्स।
ठीक है, तो फैक्टर्स इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये होते हैं दो तरीके के फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, बायोटिक नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होंगे, कुछ लिविंग फैक्टर्स होंगे, और वो लिविंग फैक्टर्स क्या हैं, इंसेक्ट्स, rodents, बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इंसेक्ट्स जो अगर कीड़े लग जाएंगे तो वहाँ पर जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, रोडेंट्स हैं, चूहों से बचाना है उनको, और बर्ड्स वगैरह से बचाना है। ठीक है, तो ये सारे हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मतलब जो लिविंग फैक्टर्स है, ये सारी लिविंग चीज़ें हैं, इन लिविंग चीज़ों की वजह से ग्रेन्स ख़राब हो सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि है नॉन लिविंग। इसके अंदर आएंगी चीज़ें जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। तो ये क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स को, और सॉरी क्रॉप्स, ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इनको पूरा खुले में धूप में छोड़ दिया तो वहाँ पे ज़्यादा धूप आ रही है, ज़्यादा धूप आ गई तो प्लांट्स जो हैं वो सीड्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ह्यूमिडिटी है तो मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर वाले प्लांट्स सीड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। रेनफॉल में भी अगर वो गीले हो जाएंगे तो सेम वही मॉइस्चर की वजह से मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स के इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से। सबसे पहले तो क्या किया जाए, ड्राइंग बिफोर स्टोरेज। आपने देखा होगा कि लॉन्ग इतने बड़े बड़े हीप पूरे लगे रहते हैं ग्रेन्स के, क्यों, क्योंकि उनको पहले क्या किया जाता है, थोड़ा सा ड्राई किया जाता है, ताकि उनके अंदर जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो सब वहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो उसको पहले मॉइस्चर से फ्री किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बाद ही उनको स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। ठीक है, हाइजीन अगर वहाँ पर प्रॉपर मेंटेन रहेगी तो रोडेंट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, प्रॉपर साफ़ सफाई होगी तो रोडेंट्स जो हैं वहाँ नहीं आएंगे, ना ही कोई इंसेक्ट्स वहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद है प्लांट प्रोडक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, कुछ प्लांट्स के ऐसे प्रोडक्ट्स वहाँ पे रख दिए जाएं, जैसे कि नीम। नीम क्या होता है, इट्स अ बेस्ट मेडिसिन। तो नीम को अगर वहाँ पे, नीम के पत्ते अगर वहाँ पे रख दिए जाएं या उनको वहाँ पे रख दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रोडेंट्स या इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो नहीं आएंगे। उसके बाद है प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। अब इन प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स के अंदर, क्या किया जाता है, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स वहाँ पर स्प्रे कर दिए जाएं, तो ये सब आते हैं ताकि वहाँ पर उनको कोई भी डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स हैं। उसके बाद आता है फ्यूमिगेशन।
ठीक है। फ्यूमिगेशन के अंदर क्या होता है, जो पेस्टिसाइड्स और या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं उनको फ्यूम्स की फॉर्म में स्प्रे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूम्स की फॉर्म में जो भी इंसेक्ट्स या कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर फैक्टर्स हैं, अगर कुछ उसको डिस्ट्रॉय करने वाले, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल? बायोटिक फैक्टर्स थे एंड एबायोटिक फैक्टर्स थे। ठीक है, बायोटिक सारे लिविंग थे जैसे कि इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स, रोडेंट्स वगैरह, और एबायोटिक फैक्टर्स जो कि थे नॉन लिविंग, जो कि जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारे चीज़ें जो हैं प्लांट क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप्स जो ग्रेन्स हैं उनको पहले पूरा अच्छे तरीके से ड्राई किया जाता है ताकि उनके अंदर कोई ज़रा सा भी मॉइस्चर कंटेंट वहाँ पर ना रहे। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करी जाती है, यानी कि जब वो पूरा पैक करके रख दिया गया है ग्रेनरीज के अंदर तो वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर गंदगी होगी तो वहाँ पर रोडेंट्स आएंगे। उसके बाद है प्लांट प्रोडक्ट ट्रीटमेंट। प्लांट के कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि वहाँ पर यूज़ किए जाएं तो वो होते हैं प्लांट प्रोडक्ट ट्रीटमेंट में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है नीम का। उसके बाद है प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स के अंदर जो डिज़ीज़ ना हो उससे पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो वो होते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। तो यहाँ पर यानी कि डिज़ीज़ ना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले ही वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स या जो हैं वो स्प्रे कर दिया जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई डिज़ीज़ हो ही ना क्रॉप ग्रेन्स के अंदर। उसके बाद आता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के अंदर फ्यूम्स की फॉर्म में इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे किए जाते हैं, दैट कम्स अंडर द फ्यूमिगेशन। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होता है आज का लेक्चर, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।